धामी सरकार को बतौर सीएम 4 साल पूरे। आज के दिन को विकास संकल्प के रूप में मना रही बीजेपी। कई जगहों पर कार्यक्रम। आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। 500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। तैयारी पूरी। देहरादून में आज होगा सिविल एविएशन समिट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे शामिल। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नामांकन। ग्राम प्रधान के लिए 6,351, बीडीसी मेंबर के लिए 2,777 नामांकन। देहरादून में 234 गैर हाजिर बॉन्डधारी चिकित्सक होंगे बर्खास्त। मेडिकल कॉलेज करेंगे वसूली। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम के मुख्य गेट पर फोटो खींचने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच झगड़ा। जमकर हुई हाथापाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर सीएम धामी को बतौर सीएम 4 साल पूरे विकास संकल्प के रूप में मना रही है बीजेपी। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी को बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे विकास संकल्प के रूप में मना रही है बीजेपी। इसी के साथ आज जो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जहां पर 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सीएम धामी को बतौर सीएम 4 साल पूरे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि विकास संकल्प के रूप में बीजेपी से मना रही है। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जहां पर 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो सीएम धामी को बतौर सीएम 4 साल पूरे विकास संकल्प के रूप में मना रही बीजेपी। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और जो हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, इन सबको किसी न किसी रूप में पैकेज दिया जाए। और हमने सभी को अलग अलग स्तर पर पैकेज दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे, लेकिन ऐसे में देखिए आज उनका हरिद्वार का दौरा है। इस दौरे के दौरान कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार दूसरा दौरा है और ये कहने में बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाए। सबसे पहले 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुकुल हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड पहुंचने के बाद बाय रोड हर की पौड़ी पहुंचेंगे। वहां पर गंगा पूजन करेंगे, गंगा उत्सव का एक शुभारंभ करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकुल में 4 साल पूरे होने पर एक सभा का आयोजन किया गया, उसमें प्रतिभाग करेंगे। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रयास किए गए हैं। सचिन, क्योंकि 500 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री जानकारी ले चुके हैं। क्या एक बार फिर से इन सभी पहलुओं पर चर्चा? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सभी जो दिशा निर्देश दिए गए थे, सभी की जानकारी ली, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कांवड़ मेला किस तरह से संपन्न हो सकता है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। और बात करें वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी कहने के अधिकारियों को बैठक ले सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से सुचारू रूप से कांवड़ मेला संपन्न हो।
बिल्कुल, क्योंकि 500 करोड़ की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी और ऐसे में देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरिद्वार, क्योंकि देवभूमि की अगर बात करें तो भगवान हरि का वास वहां पर कहा जाता है। ऐसे में उसके विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की जा रही है। बिल्कुल मैं बताऊं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ये जो स्कूल मैदान में होने वाली सभा कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में सुबह से ही आने का पहुंच रहे हैं। बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, किस तरह की कोई चूक ना हो उसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बतौर सीएम 4 साल सफलतापूर्वक पूरा करने को लेकर 4 जुलाई यानी कि आज वो दिन, अब बीजेपी इसको लेकर बीजेपी नेतृत्व ने उत्तराखंड की कमान युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी आज ही के दिन और उस समय राज्य में राजनीतिक अस्थिर थे। लेकिन जैसे ही धामी ने कमान संभाली, उन्हें ना सिर्फ माहौल बदला बल्कि जन भावनाओं को भी यहां पर अपने पक्ष में मोड़ दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की तो यह साफ हो गया कि धामी ने जनता का विश्वास जीत लिया है। आज जब उत्तराखंड उन्हें धाकड़ धामी कहता है तो ये सिर्फ उनकी उपाधि नहीं बल्कि उन फैसलों, उन समर्पण और उस भरोसे की पहचान है जो उन्होंने प्रदेश को दिया। हालांकि कांग्रेस बधाई तो दे रही है लेकिन इसे निराशाजनक बता रही है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को स्थायित्व देने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनकर सीएम धामी ने इतिहास रच दिया है। जानकार मानते हैं कि इसमें जनता से उनका भावनात्मक जुड़ाव सबसे बड़ी ताकत बना। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान के साथ ही जनता की भी वो पहली पसंद है। उत्तराखंड की सियासत में नेतृत्व हमेशा अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन जब बात पुष्कर सिंह धामी की आती है तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। धामी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से राज्य के सीएम हैं। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पूरे 5 साल तक उत्तराखंड के सीएम रहे। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर धामी को जनता और पार्टी नेतृत्व ने क्यों लगातार 4 सालों तक भरोसेमंद नेतृत्व के तौर पर स्वीकार किया। 4 जुलाई 2021 का वो दिन जब बीजेपी नेतृत्व ने उत्तराखंड की कमान युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। उस समय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन जैसे ही धामी ने कमान संभाली, उन्होंने न सिर्फ माहौल बदला बल्कि जन भावनाओं को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। 2022 के विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की तो ये साफ हो गया कि धामी ने जनता का विश्वास जीत लिया है। इन 4 सालों में धामी की सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी जनसंपर्क शैली। वो कभी आपदा में अभिभावक की भूमिका में दिखे तो कभी युवाओं के साथ दोस्त की तरह संवाद करते नजर आए। महिलाओं के कार्यक्रम में वो कभी बेटे तो कभी भाई के रूप में मंच साझा करते दिखे। ये वही भावनात्मक जुड़ाव है जिसने उन्हें जनता का मुख्यमंत्री बना दिया। अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि सीएम धामी की विशेष कार्यशैली की वजह से विपक्ष के नेता भी सार्वजनिक रूप से कई बार उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। 4 सालों में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने में, नौजवान युवाओं को रोजगार देने के लिए हो, चाहे नवाचार करना हो या अन्य ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, जो पहले के समय में डेमोग्राफी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, उन सभी का काम किया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम को आगे बढ़ाया है और हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। जो भाजपा कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री बदलती रही हो, उस मुख्यमंत्री के रूप में 4 वर्ष निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है कि जिस भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को कपड़े की तरह बदला हो। एक मुख्यमंत्री को तो मात्र 1 माह का समय दिया गया, 3 माह में 3 मुख्यमंत्री बदले और कुछ मुख्यमंत्रियों को तो इसलिए बदल दिया गया कि उनके जन्म स्थान की खोज भाजपा के अपने नेतागण कर रहे थे। पर सब मिलाकर 4 वर्ष उत्तराखंड के लिए निराशापूर्ण है कि हमारी बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और जो सरकार में बैठकर वार्षिक योजना पूरी न कर पा रहे हों, जिला योजना पूरी न कर पा रहे हों, केंद्र पोषी योजनाओं का धन खर्च ना कर पा रहे हों, उनको बधाई देते हुए कष्ट भी है। परंतु ये बात भी उल्लेखनीय है
कि 3 माह में 3 मुख्यमंत्री का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भाजपा के मुख्यमंत्री को 4 वर्ष पूरे कर लिए गए। ये अपने आप में आश्चर्यजनक भी है और धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में बधाई की भी बात। नीतिगत फैसलों की बात करें तो सीएम धामी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात दी। सरकारी नौकरियों में 30% और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण। महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी, नारी सशक्तिकरण योजना जैसी पहलों ने नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान दी। धामी ने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए भी बड़े कदम उठाए। शहीद के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख की। आश्रितों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की सीमा बढ़ा दी गई। उपनल के कर्मचारियों को बीमा और सुविधाओं में समानता दी गई, जिससे उन्हें भी सुरक्षा और सम्मान मिला। पलायन को रोकने के लिए एप्पल मिशन और कीवी मिशन की शुरुआत की। हाउस ऑफ हिमालयस के जरिए पहाड़ी उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाई। नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून और लव लैंड थूक जहाज पर कठोर रुख दिखाया। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और G20 देशों की बैठकों के आयोजन हुए। SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। 23,000 सरकारी पदों पर सीधी भर्तियां, शीतकालीन यात्रा, मानस खंड मंदिर माला मिशन, महासू मंदिर हनोल विकास, GEP इंडेक्स में शानदार प्रदर्शन। SDG इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान। सड़कों से लेकर रेल और हवाई संपर्क तक उत्तराखंड विकास की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये सभी उपलब्धियां सीएम धामी के कुशल नेतृत्व को प्रमाणित करती हैं। हालांकि विपक्षी कांग्रेस 4 साल सफलतापूर्वक पूरा करने पर सीएम धामी को बधाई तो जरूर दे रही है, लेकिन उनके इस कार्यकाल को निराशाजनक बता रही है। देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून में आज होगा सिविल एविएशन समिट, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। देहरादून में आज होगा सिविल एविएशन समिट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देहरादून में आज होगा सिविल एविएशन समिट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देहरादून में आज होगा सिविल एविएशन समिट, और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें तो आज देहरादून में होगा सिविल एविएशन समिट, और इसमें मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज सिविल एविएशन समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर चुके हैं। आपको मैं तस्वीरों में भी दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर करीब 8 राज्य के जो लोग हैं वो इस समिट में जो है शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें आज क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं फ्लाइट से जुड़ी हुई जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। सामने आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जो है वो उनका संबोधन इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, और ऐसे में जो कई हेली कंपनियां हैं जो उनके संचालक हैं वो भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। और नागरिक उड्डयन पर आज काफ़ी गहन मंथन होने जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्पेशली आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे में आज किस तरीके से आने वाले समय के लिए काम करना है, जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं उन पर किस तरीके से रोकथाम करनी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और जिन चीज़ों पर कहीं पर कमी होती है या किसी चीज़ की अगर केंद्र से ज़रूरत होती है तो मुख्यमंत्री भी ज़रूर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। आज जो ये देहरादून में नॉर्दर्न रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का आयोजन किया गया है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कई प्रतिनिधि जो है वो भी पहुंचे हैं। 8 राज्य के लोग इसमें पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। और आज सभी, क्योंकि सभी विशेषज्ञ हैं, सब अभी अपनी लाइन में जितना अनुभव रखते हैं वो बात रखते हुए भी नजर आएंगे, डिस्कस करते हुए भी नजर आएंगे, चर्चा मंथन करते हुए भी नजर आएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी कि इन सभी चर्चाओं और मंथन के बाद कितना कुछ बेहतर जो है विकास इस पूरे फील्ड में जो है वो किया जा सकता है। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी है। 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नामांकन। ग्राम प्रधान के लिए 6,351 नामांकन हुए हैं। बीडीसी मेंबर के लिए भी 2,777 नामांकन हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 348 नामांकन यहां पर हुए हैं।
कल रहेगा नामांकन का अंतिम दिन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए पंचायत चुनाव को लेकर अब आखिरकार नामांकन प्रक्रिया जो है वो जारी है। बीडीसी मेंबर के लिए 2777, जिला पंचायत सदस्य के लिए 348 नामांकन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव जल्द होने वाले और नामांकन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, कल उसका अंतिम दिन होगा। बिल्कुल, देखिए 2 तारीख से ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी और 3 दिन के अंदर बड़ा उत्साह जो प्रत्याशी हैं उनमें उनके अंदर देखने को मिल रहा है, जो नामांकन करना चाह रहे हैं। 3 दिन के अंदर 11,000 से ज़्यादा नामांकन जो है अभी तक हो चुके हैं। इसमें ग्राम प्रधान के लिए अगर हम बात करें तो इसमें 6,000 से ज़्यादा नामांकन हो चुके हैं। बीडीसी मेंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो 2,000 से ज़्यादा नामांकन इसमें हो चुके हैं। इसी तरीके से जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी 348 नामांकन जो हैं वो हुए हैं। और ऐसे में कल जो है अब आखिरी तारीख है जब जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन जो है वो कर सकते हैं। ऐसे में लिस्ट भी जारी कर दी गई है बीजेपी और कांग्रेस द्वारा। कहीं ना कहीं 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं, एक 24 तारीख को होगा और एक चरण, और दूसरा चरण जो है 28 तारीख को होगा। 31 तारीख को इसके परिणाम जो है वो घोषित होंगे। और क्योंकि ऑलरेडी पंचायत चुनाव में बहुत डिले हो चुका है और कई सारी चीजें हुई, हाईकोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई और विपक्ष जो है लगातार ये आरोप भी लगाता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार जो है वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन ऐसे में अब फाइनली डेट्स का ऐलान किया गया, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। उसके बाद उन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, नाम वापसी का दिन होगा और उसके बाद चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हो, प्रशासन हो, सभी अपने तरीके से तैयार हैं। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही हैं और दोनों ही पार्टीज का ये दावा है कि इस बार उनके जो प्रतिनिधि होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वही इस बार जीत दाखिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 जुलाई से नामांकन शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 10 जिलों के लिए उम्मीदवार चुने हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 से 3 जिलों के लिए नाम फाइनल कर दिए हैं। दोनों पार्टियां विकास और सरकार की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ेंगी और साथ ही अधिक सीटें जीतने का दावा भी कर रही हैं। लिस्ट जारी कर चुका हूं अल्मोड़ा की, ये 12 लोगों की। मुझे पता नहीं कि वहां से यहां तक अपेयर हुई कि नहीं, लेकिन वहां राज्य की बड़ी खबर है और आधा पेज अखबारों ने वहां पर छापा है। और बाकी लिस्ट हमने सौंप दी है प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे लगता है हाईकमान आज शाम तक इसको जारी कर देना चाहिए। वैसे तो समय है हमारे पास, क्योंकि 5 तारीख तक नॉमिनेशन है और 8 तक विड्रॉवल है। अगर हम कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप नहीं लड़ पाएंगे, आप विड्रॉ करिए, तो विड्रॉ के लिए कहेंगे। नहीं तो पार्टी ने ये भी तय किया है कि जहां पर अगर 3-3, 4-4 कैंडिडेट है तो कई सीटें हम ओपन भी रख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन ब्लॉक विकास नगर में भी काफी भीड़ रही। अब तक 1713 नामांकन पत्र बिके हैं। कल 235 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें से 119 सदस्य, 72 प्रधान और 44 क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे अब तक 1713 फॉर्म बिक चुके हैं सभी पदों के मिला के, जिसमें वार्ड मेंबर, प्रधान, क्षेत्र पंचायत शामिल है। आज हमने कुल वार्ड मेंबर के 259, प्रधान के 65 और क्षेत्र पंचायत के 56 फॉर्म की बिक्री करी है। और हमारे यहाँ जो नामांकन की स्थिति है, वार्ड मेंबर में 119 आज हुए हैं नामांकन, प्रधान में 72, क्षेत्र पंचायत में 44, कुल 235 नामांकन हुए हैं। और कल हमारे 48 नामांकन हुए थे, तो टोटल हमारे 283 नामांकन हमको प्राप्त हो चुके हैं।
चलिए आगे बात करते, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने 234 गैर हाजिर डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला लिया है। ये डॉक्टर कम फीस में पढ़ाई करके 5 साल तक पहाड़ी इलाकों में काम करने का वादा तो करते हैं, लेकिन काम पर नहीं आते। इनमें से देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हैं। सरकार अब इनके अनुबंध की रकम वसूल कर कार्रवाई करेगी और उनकी सूची नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी भेजेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा है कि जिम्मेदारी न निभाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा मेहरादा सोनी ने कहा है कि दौरान हरिद्वार जेल से मिला मोबाइल फोन कई गुप्त राज उजागर कर रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा के खिलाफ चल रहे मामले में ये मोबाइल सत्ताधारी नेताओं की सच्चाई सामने ला सकता है। अनामिका ने कहा है कि अगर उसने सच कहा तो कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। अनामिका शर्मा का जो प्रकरण है वो कोई छोटा प्रकरण नहीं है। एक माँ का अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को परोसना ही अचंभित करने वाला नहीं है। अचंभित करने वाला ये भी है कि मात्र 10 साल के अंदर इतने उच्च पद पर, जिले के सबसे बड़े पद पर, सर्वोच्च पद पर अनामिका पहुंची कैसे, किसका संरक्षण प्राप्त था। आज सबकी सांसें थमी हुई है भाजपा के अंदर, और भाजपा कहीं ना कहीं चूल्हे हुली हुई है उसकी अनामिका शर्मा के नाम पर, क्योंकि जेल के अंदर से मैडम फोन कर रही हैं अपने परिवार वालों को, और उस फोन को जब्त कर लिया है पुलिस ने, ऐसा जनता को और विपक्ष को और मीडिया को बताया जा रहा है। लेकिन वो फोन अभी तक फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं गया? उस फोन में इतना मैटर है, 16 GB की जो मेमोरी है वो पूरी फुल है। सुना, सारे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के उसमें ऑडियो मैसेज हैं, उसमें फोन रिकॉर्डिंग्स हैं। उधर बद्रीनाथ धाम के मुख्य गेट पर फोटो खींचने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच झगड़ा हो गया। मंदिर के गेट भौं के दौरान कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे। उसी बीच भीड़ में विवाद शुरू हुआ और हाथापाई भी हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और श्रद्धालुओं से शांत रहने की अपील की है। उधर कुल्हाल क्षेत्र में यमुना नदी में नहाते समय एक युवक डूब गया। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई भी पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं। परिजन गहरे सदमे में हैं और युवक के मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन ने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कुलाल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें तीसरा दिन हमें है। यहाँ से कुलाल चौकी से सूचना मिली थी कि ये यमुना पुल पे किसी एक व्यक्ति ने छलांग मार दी है, जिसकी हम अभी सर्चिंग कर रहे हैं। लगातार तीसरा दिन है। ये पानी बढ़ा हुआ है, क्या हुआ? पानी तो लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है और इसमें अब संभावना उतनी कम होती जा रही है जितना पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक बैराज के हमारे फाटक खुले हैं। इस समय हम खड़े हैं कोतवाली विकास नगर की कुलाल चौकी के पास, जहां पर कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है जमुना नदी है, जिसमें 3 दिन पहले एक युवक ने छलांग लगा दी थी और वो छलांग लगाने के बाद से ही लापता है, और जिसको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और लगातार यहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। जिसकी मुख्य वजह जो है, यहाँ पर जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ माना जा रहा है, और इसके साथ ही स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है टीम के साथ जो है मदद में जुटे हुए हैं, लेकिन युवक का अभी तक ना मिलना परिवार वालों के लिए जो है बड़ी क्षति है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदर तुली, हिंदी खबर। उधर उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग ने 1 से 7 जुलाई तक पेड़ लगाओ और साथ ही पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया है। वन अधिकारी सचिता वर्मा ने बताया है कि जिले की तीनों वन रेंजों में 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला और अन्य अवसरों पर भी पेड़ लगाना जरूरी रहेगा और ऐसे में ये कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम है। कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारी जो तीनों रेंज है उसके विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान हमारे द्वारा चलाया जा
साथ साथ साफ सफाई स्वच्छता का कार्य भी हमारे। उधर गांधीवादी समाज सेवी राधा बहन को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया है। वो स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली नहीं जा सके, इसलिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने कौसानी के लक्ष्मी आश्रम पहुंचकर उन्हें सम्मान सौंपा। जिलाधिकारी ने आश्रम की बच्चियों से कहा कि वो राधा बहन से प्रेरणा ले और समाज के लिए काम करे। कार्यक्रम में कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पद्मश्री के नाम से इतने सारे लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी आश्रम कितना काम करता है। पर मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो मरने के समय तक चिंता यही रहती है कि यही आगे बढ़ना चाहिए और ये सही रास्ते पर चलना चाहिए। सरला बहन ने जिस मिशन को लेकर के इसको शुरू किया है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक अब 100 के 100 लोग तो मतलब एकदम 100 लड़कियां पढ़ेंगी तो 100 की 100 तो तैयार नहीं हो जाएगी। चलिए बात करते लक्सर की, जहां पर शासन ने कावड़ मार्गों पर खाने पीने की चीज़ों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सभी होटल, ढाबे और फूड स्टॉल्स को भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एक्सपायरी डेट दिखाना अनिवार्य होगा, जिसकी खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित जांच करेगा और प्रशासन निगरानी करेगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कावड़ के दौरान तमाम कावड़ यात्री हरिद्वार के कई मार्गों से गुजरेंगे। इन मार्गों पर जितने भी फूड संस्थान हैं, खासतौर पर वो संस्थान जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, उनके लिए एसओपी जारी की गई है। खासतौर पर फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट जो है वो पूरी तरह लागू है, यानी उसका पालन भी जरूरी है। पहचान पत्र भी है। और हम मौजूद हैं लक्सर के, ये हाईवे है खानपुर और लक्सर हरिद्वार। इस पर आप देख सकते हैं कई ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का कितना किया जा रहा है, किस तरह की जानकारी इनके पास है। आप लोग लगातार यहाँ होटल चला रहे हैं, तो जो नए नियम लागू किए उसके बारे में जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। आपका नाम क्या है? राहिल। राहिल, इसके ओनर कौन है? मालिक कौन है होटल के? याद नहीं आया। मालिक का लड़का है। इन्हें कोई जानकारी नहीं है, मालिक का लड़का है। सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं कावड़ मेले को लेकर के, जानकारी तक भी नहीं। आप देख सकते हैं इन्होंने वैसे दुकान का नाम लिखा, लेकिन बाहर लाइसेंस की कोई कॉपी चस्पा नहीं की है। और भी दूसरे ओनर हैं, इनसे बात करें। आपका नाम क्या है? सचिन कुमार जी। सचिन भाई, आपका रेस्टोरेंट है, सरकार के नए नियम भी आया, मेरा मतलब आदेश आया है अभी कावड़ मेले को लेकर के। खासतौर पर एक तो आप जो है आपके लाइसेंस जी है वो हमारे पास है, और फूड सेफ्टी एक्ट जो है उसमें कितने नियम है वो सब लागू है जी। जैसे कि जो आपका प्रोडक्शन, जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी कितने दिन की उसकी डेडलाइन, यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट है या फिर प्रोडक्शन डेट है, वो सब चीजें जी सब रेट लिस्ट जी रेट लिस्ट है उसकी। अच्छा, यहाँ पे सब उसका पालन करते हैं। पालन किया जा रहा है, सब लगा देंगे आप? जी अभी लगाई नहीं, वैसे ये भी लगाई नहीं, परसों लगा देंगे रेट लिस्ट। परसों लगा देंगे रेट लिस्ट। ये कह रहे हैं कि उसके अनुसार ये काम करेंगे। और भी कई ढाबे और कई संस्थान ऐसे खुले हुए हैं इस पूरे हाईवे पर। अगर एक अनुमान रहे तो पुरकाजी से लेकर के हरिद्वार तक तकरीबन 100-150 से अधिक तो छोटे रेस्टोरेंट हैं और कई बड़े होटल भी यहाँ काम कर रहे हैं। अभी इसी सीरीज में हम देखें आगे जाकर तो आपको देखने मिलेगा कि किसी भी एक भी रेस्टोरेंट पर ना कोई लिस्ट चस्पा है और ना ही किसी प्रकार का कोई सरकार का, जो सरकार द्वारा नियम लागू किए गए हैं उसके संबंध में कोई इन्होंने कोई आदेश कॉपी चस्पा नहीं की है। अब देखने वाली बात है कि फूड सेफ्टी विभाग कब तक कार्रवाई करता है और कब इन पूरे के पूरे इसमें, यानी कि एक तरह देखा जाए जो सरकार द्वारा जो एक आदेश जारी किया गया है उसे फॉलो कितने स्तर पर किया जाता है। एक और रेस्टोरेंट वाले हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? भजन सिंह जी। भजन सिंह जी। आप तो लंबे समय से रेस्टोरेंट चला रहे हैं? हाँ, 2010 से चला रहे जी। अभी कावड़ मेले को लेकर के नई एसओपी जारी हुई है, आपके पास लाइसेंस भी होगा? नहीं जी, लाइसेंस नहीं है सर। बनवाया नहीं? नहीं जी। आपको पता बिना लाइसेंस के बेच नहीं सकते? नहीं, ये तो मालूम है जी। तो फिर बनवाएंगे? हाँ जी। और खासतौर पर इसमें जो आप यहाँ बना रहे बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट होना जरूरी है, उसकी प्रोडक्शन तिथि और एक्सपायरी डेट तिथि, इसके बारे में जानकारी इसकी चस्पा करनी होगी आपको। अच्छा, इसकी करनी पड़ेगी जी। तो इनके पास भी लाइसेंस नहीं है, ये कह रहे हैं कि लाइसेंस बनवाया जाएगा। मेला अभी जल्दी शुरू होने वाला है, उससे पहले आप तैयारी कर लेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल तैयारी कर लेंगे, उससे पहले तैयारी कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि मेला शुरू होने से पहले ही लाइसेंस बनवा लेंगे, हालांकि इससे पहले बिना लाइसेंस के बेच रहे थे। तो ऐसे और भी कई ढाबे, कई रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ उन लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि सरकार ने इस बार किस तरह के नियम लागू किए हैं या जो फूड सेफ्टी एक्ट के पास कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तो इसे लेकर के बड़ा सवाल ये उठता है।
और चलिए अब सीधे लिए चलते जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमको मेजबानी का अवसर दिया। मैं युवा जोश और विनम्र दोनों गुणों से परिपूर्ण हमारे नगर विमानन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी अभी उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लंबा जिनका कालखंड है, उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री और मेरे मित्र श्री विपुल गोयल जी, नागरिक उड्डयन मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार ढाक जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री आनंद वर्धन जी, श्री समीर सिन्हा जी, मंत्रालय में अक्सर आपसे भेंट होती है, और सभी राज्यों से राजीव वर्मा जी मुख्य सचिव चंडीगढ़, असकंबा चुम्बा जी, विपिन कुमार जी चेयरमैन AII, फैज अहमद किदवई जी, राजेश निर्वाण जी, सब्जी जी, रुबीना अली जी, और हमारे सभी राज्यों से आज यहाँ पधारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और भारत सरकार से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी का और अन्य हमारे जो इस क्षेत्र में सेवा देने वाले आप सभी का मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में आज का दिन, अभी जैसा राम मोहन जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है, क्योंकि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की, और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई, और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। और जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। साथियों, ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस अवसर पर हमें उत्तर भारत के नगर विमानन मंत्रियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। सच में हमारे लिए तो बड़ा उत्सव जैसा है कि इतने सारी सेवा प्रदाता लोग भी यहाँ पर हैं, और मंत्री भारत सरकार श्री राम मोहन नायडू जी स्वयं यहाँ पर आज इसको पूरा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और आदरणीय मंत्रीगण सभी राज्यों के यहाँ आए हुए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश का आज ये क्षेत्र हमारा न केवल अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सहज और सुलभ बन रहा है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु उत्तराखंड का चयन इस बात का भी प्रमाण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के दूरस्थ, दुर्गम और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का गंभीर प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए और संपन्न वर्ग के लोगों के लिए माना जाता था, या ये सेवाएं कुछ एक वर्ग तक ही सीमित होती थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई यात्रा आम आदमी की यात्रा बन चुकी है। आज भारत जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था बन गया है, उसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना है।
2016 में उड़ान योजना उड़े देश का। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ में आज से आम महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री